So guys, welcome to Read the Law classes. Today we are discuss about section 1 of Indian Evidence Act 1872. The heading of this section is short title, extent and commencement. The bare act language of section. This act may be called the Indian Evidence Act 1872. Its mean इस act को इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कहा जा सकता है. इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट एंड जम्मू कश्मीर. इट्स मीन यह एक्ट जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर होल ऑफ इंडिया पर लागू होता है. बट अमेंडमेंट ऑफ 2019 के बाद यह एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू होगा एंड अप्लाई टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल अदर देन कोर्ट मार्शल कन्वेंट अंडर द आर्मी एक्ट, नेवी डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट. इट्स मीन इंडियन एविडेंस एक्ट सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग पर अप्लाई होगा बिफोर एनी और सभी कोर्ट जो इंक्लूडिंग है कोर्ट मार्शल पर भी इंडियन एविडेंस एक्ट लागू होगा. बट जो कोर्ट मार्शल द्वारा बुलाई गई हैं, इट्स मीन जो आर्मी एक्ट द्वारा, एयरफोर्स एक्ट द्वारा, नेवी डिसिप्लिन एक्ट द्वारा या इंडियन नेवी एक्ट द्वारा जो कोर्ट बुलाई गई हैं, उन पर इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं किया जाएगा. नेक्स्ट, नो टू एफिडेविट्स प्रेजेंट टू एनी कोर्ट और ऑफिसर नोर टू प्रोसीडिंग बिफोर एनी आर्बिट्रेटर एंड इट्स मीन इंडियन एविडेंस एक्टिंग एफिडेविट को किसी भी कोर्ट में या किसी अफसर के समक्ष उसको एविडेंस के रूप में नहीं दिया जा सकता और ना ही एविडेंस जो है वो आर्बिट्रेटर की प्रोसीडिंग पर लागू होता है. एंड इट सेल केम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872. इट्स मीन यह 1 सितंबर 1872 में लागू हुआ था इंडियन एविडेंस एक्ट भारत में. आइए डिस्कस करते हैं इंडियन वर्ड के बारे में कि इंडिया की जो टेरिटोरी है कहाँ तक है और इंडियन एविडेंस एक्ट कहाँ तक लागू होता है. तो फर्स्ट पॉइंट है टेरिटोरी ऑफ इंडिया. अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इन फोर्स 1 सितंबर 1872 and its territorial application extend to whole of India except state Jammu and Kashmir. But अब Indian Evidence Act जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू होता है आफ्टर द अमेंडमेंट 2019 के. सेक्शन 3 डिफाइन इंडिया एज टेरिटोरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर. बट अब जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का एक पार्ट है और इंडियन एविडेंस एक्ट यहाँ तक लागू होता है. जो टेरिटोरी वर्ड है ये ड्राइव्ड है लेटिन लैंग्वेज से. टीरा को लेटिन लैंग्वेज में मतलब है लैंड, मतलब territory is equal to land. But legal concept of territory include not only land but also include waters like river, lake, a belt of coastal sea called territorial sea up to a distance of nautical miles and aerospace above the land and territorial sea. It's mean जो territory word है टेरा जिसका मतलब है भूमि, मतलब but legal concept जो territory का इसमें केवल land include नहीं है, इसमें include है water like river, lake, बैटल ऑफ कोस्टल सी जिसको बोला जाता है टेरिटोरियल सी एंड एरोस्पेस. सो टेरिटोरी इज थ्री डायमेंशनल कंप्रीहेंडिंग लैंड वाटर एयरोस्पेस. इट्स मीन टेरिटोरी में लैंड वाटर एयरोस्पेस इंक्लूड है. अंडर आर्टिकल 1 क्लॉज 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज द टेरिटोरीज एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, नेमली नंबर फर्स्ट द टेरिटोरीज ऑफ द स्टेट्स, द यूनियन टेरिटोरीज एंड नंबर 3 such other territories may be required by Indian government. Which territory India required? Number 1, number first, liberation of Goa, Diu, Daman from the Portuguese colonial rules 1961. Second, by voluntary merge of Sikkim with India 1976. Third, जो एक्सचेंज हुआ था नेहरू और नून पैक्ट था 1958 के अंडर जिसमें ईस्ट पाकिस्तान की जो बाउंड्रीज थी उन पर भी. नंबर 4, फाइनली implemented by the land boundary agreement between India and Bangladesh signed by the इंदिरा गांधी एंड शेख मुजीबुर रहमान. इट्स मीन जो इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर ने जो एग्रीमेंट साइन किया था इंडिया और जो बांग्लादेश की बाउंड्री थी वहां तक इंडियन एविडेंस एक्ट लागू होता है. और ये जो 4 टेरिटरी है इंडिया ने एक्वायर की थी आफ्टर द इंडिपेंडेंस. नेक्स्ट हेडिंग है जुडिशियल प्रोसीडिंग. इट्स मीन जो इंडियन एविडेंस का सेक्शन फर्स्ट सेक्शन है इसमें बताया गया है कि इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग. व्हाट जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या
होती है जुडिशियल प्रोसीडिंग, आइए जानते हैं। जो टर्म है जुडिशियल प्रोसीडिंग इज नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट, और यह डिटर्मिनेशन करने के लिए 3 टेस्ट अपीयर होते हैं कि कौन सी प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग है और कौन प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है। तो फर्स्ट टेस्ट है ऑब्जेक्टिव टेस्ट। एक जुडिशियल इंक्वायरी है यदि उसका पर्पस एक व्यक्ति और दूसरे या व्यक्तियों का एक समूह के बीच या जनरली आदमियों के या उनके समुदायों के बीच एक रिलेशन डिस्क्राइब करना है। इट्स मीन एन इंक्वायरी इज जुडिशियल इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ इट इज टू बी डिटरमाइन ए ज्यूरियल रिलेशन बिटवीन वन पर्सन and another or a group of person or between him and the community generally। इसका मतलब है जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग है उसका जो पर्पस है वो ज्यूरियल रिलेशनशिप एस्टेबल करना है, मतलब डिटरमाइन करना है वन पर्सन के या अनदर पर्सन के या एक ग्रुप ऑफ पर्सन के और या कम्युनिटी के बीच। बट इवन ए जज इफ नॉट एक्टिंग विद सच एन ऑब्जेक्ट इन व्यू इज नॉट एक्टिंग जुडिशियल। यदि कोई जज यदि इस तरह से पर्पस के साथ कार्य नहीं कर रहा है तो वह जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है। एक ज्यूरियल का मीन है जो रिलेट करता है लॉ और लीगल राइट एंड ऑब्लिगेशन से। इट्स मीन पर्सन व्यक्तियों के बीच लॉ और लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशन अप्लाई करना। सेकंड टेस्ट है फंक्शनल टेस्ट। सेक्शन 2 क्लॉज 1 ऑफ द सीआरपीसी डिफाइन एज फॉलो। जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। इट्स मीन जो सीआरपीसी का सेक्शन 2 है और उसका क्लॉज जो 1 है उसमें जुडिशियल प्रोसीडिंग को डिफाइन किया गया है, और वो कैसे डिफाइन किया गया है, जिसके दौरान एविडेंस कानूनी रूप से ओथ पर लिया जा सकता है या लिया जाएगा, वह एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है। इसमें हमारे पास एक केस है पी राजंगम बनाम स्टेट ऑफ मद्रास, जिसमें कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ऑल मैन आर मॉर्टल्स बट ऑल मॉर्टल्स आर नॉट ए मैन। इट्स मीन सभी पुरुष नश्वर है लेकिन सभी नश्वर पुरुष नहीं हो सकते। एक जुडिशियल प्रोसीडिंग वह हो सकती है जिसमें एविडेंस कानूनी रूप से ओथ पर लिया जा सकता है, लेकिन सभी प्रोसीडिंग में एविडेंस ओथ पर लिया जा सकता है उसका मतलब यह नहीं है कि वह जुडिशियल प्रोसीडिंग हो। इसमें टेस्ट यह है कि क्या प्रोसीडिंग करने वाली बॉडी लीगली रूप से एविडेंस प्राप्त करने के लिए या उस एविडेंस के बेसिस पे डिसीजन देने के लिए ऑथराइज है लॉ के द्वारा। यह टेस्ट है। तो जो बॉडी लॉ के द्वारा ऑथराइज है किसी एविडेंस को प्राप्त करने के लिए या उस एविडेंस के बेसिस पर कोई डिसीजन देने के लिए, वो प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग है। नेक्स्ट टेस्ट है अप्रोच एंड प्रोसेस टेस्ट। इट्स मीन अनदर एवरी इंपॉर्टेंट टेस्ट दैट इज इनवेरिएबली अप्लाइड इज वेदर द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड और जुडिशियल डिस्क्रेशन व्हिच इज गाइडेड बाय द एविडेंस एड्यूस्ड बाय द बोथ पार्टी। इट्स मीन कि एक केस में जुडिशियल डिसीजन लेने के लिए क्या जज का जुडिशियल माइंड या जुडिशियल डिस्क्रेशन का जो पावर है वो उपयोग किया गया है, या बोथ पार्टीज के द्वारा जो साक्ष्य दिए गए थे यानी कि एविडेंस दी थी उस बेसिस पे जज ने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई किया है। यह टेस्ट जुडिशियल प्रोसीडिंग को किसी एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी द्वारा की गई प्रोसीडिंग या इंक्वायरी से अलग करता है, जहां लास्ट डिसीजन बॉडी द्वारा फाइंड किए गए तथ्यों पर, फैक्ट्स पर निर्भर करता है जो किसी भी विवेक के साथ नहीं पहचाने जा सकते। इट्स मीन किसी भी केस में अगर जज जुडिशियल माइंड या डिस्क्रेशन जो पावर है जज की वो अप्लाई नहीं की गई है तो वो जुडिशियल है। इसके कॉन्सिक्वेंटली कई प्रोसीडिंग और है जैसे कि डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग, लेबर कोर्ट एंड इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल प्रोसीडिंग और कमीशन ऑफ इंक्वायरी प्रोसीडिंग। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग क्या है? एक डिसिप्लिन केसेस में एम्प्लॉयज के अगेंस्ट डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग के अंडर एम्प्लॉयज को डिसमिस कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं उसके रैंक ऑफ सिविल सर्वेंट के स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, बट दीज आर नॉट ए जुडिशियल प्रोसीडिंग, दीज आर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग। And next, labor court and tribunal. They are the right to receive evidence, but they are not a proper judicial proceeding. They are a quasi-judicial proceeding. Next, Commission of Inquiry proceeding. It means Section 4 of the Commission of Inquiry Act 1952 के according, the Commission shall have the power of civil court while trying a suit under the code of CPC in respect of following matter, namely इट्स मीन कमीशन ऑफ इंक्वायरी के अकॉर्डिंग कमिश्नर के पास सिविल कोर्ट की कुछ पावर्स होती हैं जो कि सीपीसी में भी हैं। ये कौन सी पावर है? नंबर 1, summoning and enforcing the attendance of any person from any part of India and examining him on oath. Second, requiring the discovery and production of any document.
Third, receiving evidence on affidavits. Fourth, issuing commission for execution या examination of witness or documents. Any public record or copy thereof any of court या ऑफिस किसी भी कोर्ट या पब्लिक रिकॉर्ड को कमीशन के द्वारा बुलाया जाना या any other matter which may be prescribed. इस कमीशन ऑफ इंक्वायरी के रिगार्डिंग हमारे पास एक केस है डॉक्टर सुब्रमण्यु स्वामी वर्सेस अरुण शौरी 2014 का ये केस है जिसमें कोर्ट ने हेल्ड किया कि one of the issues was whether when a sitting Supreme Court judge is appointment as a commissioner by the central government under the Act 1952 does he carry with him all the power and jurisdiction of Supreme Court? ये क्वेश्चन था डॉक्टर सुब्रमण्यु के केसेस में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि the sitting judge does not carry with him the status of apex court judge as he exercise only statutory functions under the Act 1952. It's mean जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वह अपनी पावर यानी कि अपेक्स कोर्ट की पावर कैरी नहीं करता। जिस टाइम पे वो कमिश्नर अपॉइंट कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तो वह स्टेटरी फंक्शन मतलब कि एक डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग का काम कर रहा है तो उस टाइम पे ये प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होगी जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा की जा रही होगी। द नेक्स्ट हेडिंग इज आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग। इट्स मीन जो सेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट है इसमें बताया गया है कि इंडियन एविडेंस एक्ट आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग पर अप्लाई नहीं होता। तो आइए देखते हैं आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग। सेक्शन 1 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 क्लियरली प्रोवाइड दैट द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू प्रोसीडिंग बिफोर आर्बिट्रेटर and it does not make any distance between statutory arbitration under Section 10 of Industrial Dispute Act 1947 or private arbitration under the Arbitration and Conciliation Act 1996. It's mean जो Industrial Dispute Act है 1947 जो इसके सेक्शन 10 है या प्राइवेट आर्बिट्रेशन के जो स्टेटरी आर्बिट्रेशन है इसके बीच हम अंतर नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 रिपील्ड द ओल्ड आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 एंड प्रोवाइड इन द सेक्शन 19 इट्स मीन जो ओल्ड आर्बिट्रेशन एक्ट था ये 1996 वाले ने 1940 वाले को रिपील कर दिया जो अब सेक्शन 90 है। जो इसकी फर्स्ट क्लोज है वो क्या कहती है डेट द आर्बिट्रल tribunal constituted under the act shall not be bound by CPC 1908 and Indian Evidence Act 1872. इट्स मीन जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के अकॉर्डिंग सेटअप होता है और इस पर सीपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होते। और जो सेकंड क्लोज है द पार्टीज आर फ्री टू एग्री ऑन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द ट्रिब्यूनल एंड इट्स मीन कि पार्टीज फ्री हैं एग्री हैं प्रोसीजर कोई भी प्रोसीजर वो फॉलो कर सकती है आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन जो ट्रिब्यूनल है उनके अकॉर्डिंग जो सेटअप किए गए हैं उनमें पार्टीज को फुल्ली राइट है कि वो कोई भी प्रोसीजर पर अपनी कार्रवाई को शुरू करवा सकते हैं। जो क्लोज 3 है मे कंडक्ट द प्रोसीडिंग इन द मैनर इट कंसर्ड एप्रोप्रिएट कि प्रोसीडिंग का जो संचालन है वह उस तरीके से कर सकता है जैसे कि ट्रिब्यूनल उचित समझता हो। और क्लोज 4 कहती है कि द पावर ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल under section 3 includes the power to determine the admissibility, relevance, materiality and weight of any evidence. इट्स मीन जो क्लोज 4 है सेक्शन 3 में जो इंक्लूड किया गया है इसके अंडर जो ट्रिब्यूनल की पावर है वो किसी भी एविडेंस को एडमिस कर सकती है रिलीवेंस मान सकती है और मटेरियल पर डिसाइड कर सकती है। नेक्स्ट हेडिंग इज सेक्शन 89 क्लोज 1 ऑफ सीपीसी 1908 provide for settlement of dispute by arbitration by reference by court. It's mean जो सीपीसी का सेक्शन है 89 और उसकी जो फर्स्ट क्लोज है उसमें कोर्ट को पावर की गई है कि कोर्ट के आउटसाइड आर्बिट्रेशन के द्वारा आप अपने सिविल मैटर को रिसोल्व यानी कि सेटलमेंट कर सकते हैं। एंड 1819 की जो क्लोज 2 है वह प्रोवाइड करती है कि दिस आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग शैल बी डीम्ड टू बी प्रोसीडिंग अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। मतलब जो ये प्रोसीडिंग है ये आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 की जो प्रोसीडिंग है उसके अकॉर्डिंग मानी जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग है कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल में हम देखते हैं कि the three enactments contain detailed provision regarding evidence and procedure to the extent the application of evidence
act will be restricted. It's mean जो Army Act, Indian Navy Discipline Act, Indian Air Force Act, Indian नेवी एक्ट के अकॉर्डिंग जो कोर्ट मार्शल के लिए बुलाई गई है उनमें एविडेंस के रिलेटिंग पहले ही प्रोविजन है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट वहां पे लागू नहीं होता। इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 1 में एफिडेविट का जिक्र किया गया है। आइए जानते हैं एफिडेविट क्या होता है और इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग एफिडेविट में एविडेंस में हम किसी कोर्ट में दे सकते हैं या नहीं। तो नेक्स्ट हेडिंग है एफिडेविट। Any affidavit is a sworn statement made by a person as to the truth of the fact within his knowledge mentioned therein. It's mean कि किसी भी एफिडेविट में किसी व्यक्ति के द्वारा उसके ट्रूथ और फैक्ट के अकॉर्डिंग सच्चाई बताई गई है, न कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा। मतलब जो उसको नॉलेज है किसी फैक्ट की, बस वही वह बता सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्डर 19 रूल 1, 2, 3 एंड 4 ऑफ CPC 1908 and section 297 of CRPC regulate the operation of evidence. It's mean जो order है 19 और उसका रूल है 1, 2, 3, 4 CPC के, ये रेगुलेट करते हैं ऑपरेशन ऑफ एविडेंस, ये रेगुलेट करते हैं ऑपरेशन ऑफ एफिडेविट से। एंड जो CRPC का सेक्शन है 297 ये रेगुलेट करता है ऑपरेशन ऑफ एफिडेविट से। जो रूल 18 है उसमें रूल 4 है CPC का एज अमेंडेड इन 1999 required that in every case examination in chief shall be given by affidavit and the cross examination and re-examination shall by oral evidence recorded by a commissioner appointment for the purpose. It's mean जो 1999 के बाद जो अमेंडमेंट हुई थी ऑर्डर 18 में रूल 4 में, इसमें यह बताया गया था कि प्रत्येक यानी कि एवरी केस में जो एग्जामिनेशन इन चीफ है यह एफिडेविट के द्वारा दिया जाएगा, बट जो इसका क्रॉस एग्जामिनेशन है या इसका री एग्जामिनेशन है यह ओरल एविडेंस के द्वारा रिकॉर्ड होगा, कमिश्नर जो अपॉइंटमेंट होगा कोर्ट के द्वारा। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है सेक्शन 296 ऑफ CRPC जो डील करता है एविडेंस ऑफ फॉर्मल करेक्टर ऑन एफिडेविट एंड प्रोवाइड्स। इट्स मीन जो सेक्शन 296 है CRPC का ये डील करता है एविडेंस के फॉर्मल करेक्टर है जो एफिडेविट का, उससे यह डील करता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है द एविडेंस ऑफ एनी पर्सन हुज एविडेंस इज ऑफ ए फॉर्मल करेक्टर मे बी गिवन बाय एफिडेविट एंड मे सब्जेक्ट टू ऑल जस्ट एक्सेप्शन may be read in evidence in any inquiry, trial or other evidence under this code. It's mean किसी भी व्यक्ति की एविडेंस जिसका फॉर्मल करेक्टर का स्वरूप है एफिडेविट द्वारा एविडेंस दे सकता है, और सभी जो एग्जाम्पशन है इस एक्ट के अंडर किसी भी इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग के अंडर उसको रीड किया जाएगा। इसमें सेकंड पॉइंट है द कोर्ट में इफ इट थिंक फिट and shall on the application of prosecution or the accused summon and examine any such person as to the facts contained in his affidavit. It's mean court यदि ठीक समझता है तो प्रोसिक्यूशन या एक्यूज्ड के एप्लीकेशन पर किसी भी व्यक्ति को उसके एफिडेविट के अंडर जो भी फैक्ट्स हैं उनको सम्मन कर सकता है या एग्जाम कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज जो ऑर्डर 9 है एफिडेविट से डील करता है। जो इसका फर्स्ट पॉइंट है द कोर्ट में एट एनी टाइम फॉर sufficient reason order that any particular facts may be proved by affidavit or that the affidavit of any witness may be read at hearing on the such condition as court think reasonable. It's mean कोर्ट किसी भी समय या sufficient reason से ऑर्डर दे सकता है किसी स्पेसिफाइड फैक्ट या फैक्ट को एफिडेविट द्वारा प्रूव किया जा सकता है या किसी विटनेस के एफिडेविट को हियरिंग में ऐसी कंडीशन पर पढ़ा जा सकता है जैसा कोर्ट उचित समझे। इसमें आगे प्रोविजो है, देखते हैं प्रोविजो क्या है। प्रोवाइडेड दैट वेयर इट अपीयर्स to the court that either party bona fide desire the production of a witness for cross examination and such witness can be produced, an order shall not be authorizing evidence of such witness to be given by affidavit. It's mean जहाँ कोर्ट को यह अपीयर होता है कि कोई भी पार्टी बोनाफाइड डिजायर से क्रॉस के लिए विटनेस पेश करना चाहता है और ऐसे विटनेस को पेश किया जा सकता है या विटनेस के एविडेंस के एफिडेविट द्वारा दिए जाने वाले अथॉराइज करने के आदेश को
रिजेक्ट भी कर सकता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, अपॉन एनी एप्लीकेशन एविडेंस में बी गिवन बाय एफिडेविट बट कोर्ट में एट द फर्स्ट टेंस ऑफ either party order the attendance of cross examination of the deponent and such attendance shall be in court unless the deponent is exempted from personal appearance in court or the court otherwise direct। इट्स मीन किसी भी एप्लीकेशन पर एफिडेविट लेटर द्वारा एविडेंस दिया जा सकता है, लेकिन कोर्ट किसी भी पार्टी के कहने पर विटनेस की क्रॉस के लिए अटेंडेंस का आदेश दे सकता है। मतलब उसको विटनेस को कोर्ट में बुलाने का आदेश दे सकता है और ऐसी अटेंडेंस न्यायालय में होगी, जबकि विटनेस को न्यायालय में पर्सनली अटेंडेंस से छूट नहीं दी जा सकती और ना ही ऐसी कोई डायरेक्शन कोर्ट दे सकता है। यदि विटनेस को क्रॉस करना हो तो कोर्ट को ये बाउंड है कि वो विटनेस को कोर्ट में बुलाए और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करे। हमारा सेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस यहाँ पे समाप्त होता है। यह वीडियो आपके जुडिशियल पर्पस के लिए बनाई गई है। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर